नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। बाय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर हम आपके छठे सेमेस्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिस्कशन करने वाले हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम आपके सेकंड चैप्टर को शुरू करके खत्म करेंगे, यानी कि ये आपका सेकंड चैप्टर से जुड़ा हुआ वन शॉट वीडियो रहेगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए अब समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं सेकंड चैप्टर की और स्पेसिफिकली अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा आपके चैप्टर का टाइटल क्या है। आपके चैप्टर का टाइटल है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी कि पहले चैप्टर में हमने क्या समझा, पहले चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अपना मीनिंग क्या होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था अलग अलग पिलर्स होते हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बिहा पे काम करते हैं एंड ऑल, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फाउंडेशन को हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर ले कर लिया था। अब आपको क्या समझना है, वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपने समझा है उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या रहता है। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत इस टर्म को डिकोड करके ही करते हैं, यानी हम लोग सबसे पहले समझते हैं आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। जब आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं ना, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अपना मीनिंग होता है किसी भी कंपनी को कंट्रोल और डायरेक्ट करने के लिए हम जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही है जो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है बिटवीन द, आप लोग कह दीजिए, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एंड द मैनेजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन विद द अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस के साथ। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अकाउंटेबिलिटी हो गया, फेयरनेस हो गया, आप लोग कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी हो गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। इन सब के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन का काम है ये कौन करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है। ये हमने अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया है। अब आपको समझना है इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या है। जब भी आप समझेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो आपको समझ जाना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का अपना मीनिंग होता है कि भाई साहब हम लोग कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वहां पे देने वाले हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ी हुई। जैसे आपका जो चैप्टर है उसका टाइटल क्या है, हमें समझना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम आपके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं दो चीजों को लेकर के। पहला तो आपका जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि उसकी नीड क्यों है। पहला सवाल, इसका आंसर आपको मिलेगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर। और दूसरा सवाल ये रहेगा किस तरीके से वो आपका पर्टिकुलर फंक्शन करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये दो सवालों का जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है या जो कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्या कहलाता है, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहे क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल रहेगा। एक दो बार जब आप चीजों को रिवाइज कर लेंगे जब जाकर के आपके दिमाग में चीजें सेट होना शुरू होगी। एक बार अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था ये आपके चार पिलर पे काम करेगा। अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, फेयरनेस को इंश्योर करता है, साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर करता है। किसके साथ, रिलेशनशिप की बात हो रही है, रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट की हमने बात की, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की हमने बात की, शेयर होल्डर्स की हमने बात की एंड अदर स्टेक होल्डर्स की हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। अब बात करते हैं आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसका मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अपने आप में, अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये आपको एक कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। इस कीवर्ड को ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी भी इसके बारे में चर्चा की
थी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। किसकी कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है? व्हाई गवर्नेंस मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड। ध्यान रखिएगा, ये वही पहला सवाल है जिसका आंसर आपको कौन देता है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स देते हैं। ठीक है, तो व्हाई द जो आपको कहेंगे व्हाई गवर्नेंस मैकेनिज्म आर रिक्वायर्ड एंड हाउ दे फंक्शन विद द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, इसका जो आपका कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो कौन देता है? वो आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देता है। मोटा मोटा आप लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा थ्योरी वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। 5 अलग अलग थ्योरी है जो अपने बिहा पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक्सप्लेन करती है। इनकी 5 अलग अलग थ्योरी है जो बताती है किस तरीके से हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। मोटा मोटा हमारा एजेंडा ये रहेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 थ्योरी हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है। 1 बाय 1 करके कुछ कुछ पॉइंट है जिनको आपको एक बार याद कर लेना है और पेपर के अंदर लिख के आना, पूछा जाएगा। मेजरली होता क्या है, अमूमन पिछले 1-1.5 साल का पैटर्न अगर आप लोग देखेंगे तो 1-1.5 साल के पैटर्न में आप लोग पाएंगे कि यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है। माने 5 थ्योरी आपको पढ़नी है, पांचों थ्योरी के अंदर से कोई 2 थ्योरी के बीच में डिफरेंस पूछ लिया, या एक सवाल ये भी आ सकता है इस पर्टिकुलर थ्योरी की एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देनी है। समझ में आया? तो यहाँ पे पूरा का पूरा एजेंडा थ्योरी बेस्ड रहेगा, तो आपको याद करने का काम ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं 5 अलग अलग जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज है वो कौन सी थ्योरीज है। अगर आप लोग पहली थ्योरी की बात करते हैं तो इसको आप लोग एजेंसी या शेयर होल्डर थ्योरी के ऊपर इस एजेंसी या शेयर होल्डर थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेकंड थ्योरी रहेगी आपकी स्टेक होल्डरशिप थ्योरी। अगर आप लोग थर्ड की बात करते हैं तो ये आपकी स्टेक होल्डर थ्योरी रहेगी। अगर आप लोग चौथी थ्योरी की बात करते हैं तो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कहते हैं रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, यानी कि आरडीटी थ्योरी के नाम से इसको आप लोग जानते हैं। अगली थ्योरी या लास्ट एंड फाइनल थ्योरी है जिसको आप लोग मैनेजरल हिगेमनी थ्योरी के नाम से जानते हो, एमएसटी के नाम से इसको जाना जाता है। मेजरली आप लोग एमएसटी के नाम से जानते हो। तो याद रखिएगा जो आरडीटी थ्योरी है काफी बार पेपर में पूछी जाती है, एमएसटी थ्योरी है वो भी पेपर में पूछी जाती है। तो इनसे जुड़ी हुई कुछ कुछ मालूमात आपको हासिल करनी है। जब आप पांचों थ्योरीज को पढ़ लेंगे तो आप लोग बड़े प्यार से इनके बीच में डिफरेंस कर पाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछा गया एजेंसी थ्योरी किस तरीके से शेयर होल्डर थ्योरी से डिफर करती है, तो आप लोग एक साइड में एजेंसी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे, एक साइड में आप लोग स्टेक होल्डर थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप इनके सारे पॉइंट्स को मेमोराइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी डिफिकल्ट थ्योरी मानी जाती है आपके एंटायर ग्रेजुएशन की, तो आप सभी को बड़ा इत्मीनान से धैर्य से चीजों को अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है और साथ साथ याद भी करना है। अगर आप लोग याद नहीं करेंगे ना, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपकी नैया डुबा सकता है। डरा नहीं रहा हूं, आपको मैं केवल एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास का एजेंडा ये पांचों थ्योरी रहेंगी। पांचों थ्योरीज को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी से शुरुआत करते हैं। पहली थ्योरी का टाइटल क्या है? एजेंसी या फिर आप लोग कह दीजिए शेयर होल्डर थ्योरी। देखिए इन पांचों थ्योरी के अंदर अगर आपसे कहा जाए सबसे ज्यादा डोमिनेंट और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, तो वो यही थ्योरी आपकी रहने वाली है। यानी कि एजेंसी थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है और शेयर होल्डर थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। यानी हम लोग कह सकते हैं एजेंसी थ्योरी इज द मोस्ट डोमिनेंट, सबसे ज्यादा डोमिनेंट थ्योरी कौन सी है? एजेंसी थ्योरी है। एंड यही एक थ्योरी है जो वाइडली एक्सेप्टेड रहती है। बाकी 4 थ्योरीज हैं वो बहुत कम एरिया में एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर? तो आपको याद रखना है एजेंसी या शेयर होल्डर थ्योरी। ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी रहने वाली है और सबसे ज्यादा डोमिनेंट थ्योरी रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ये ध्यान देना है, इसका कोर प्रपोजिशन क्या रहने वाला है, माने ये थ्योरी क्या कहती है, मेन एजेंडा क्या है इस थ्योरी का। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट बातें यहां से निकल के आएंगी केवल इस पैराग्राफ के अंदर। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। ध्यान रखिएगा ये एक ऐसी थ्योरी है जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशन को जस्टिफाई करती है, एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पे सबसे पहली समझने वाली बात है, सर आप लोग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूं। सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है? सर हमें सबसे पहले आपके प्रिंसिपल की बात करनी है। क्लियर? और यहाँ पे आपको दूसरा जो फैक्टर लेके चलना है वो आपके एजेंट का लेके चलना है। तो आप लोग क्या कहेंगे?
सर आपका एजेंट रहेगा, क्लियर, या एजेंट्स रहेंगे, वट एवर यू कैन प्रोनाउंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, जब भी थ्योरी की बात करते हैं और प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल अपने आप में जितने भी आपके शेयर होल्डर्स है, याद रखिएगा, जो भी आपके शेयर होल्डर्स है वो किसकी तरह काम करते हैं, वो प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं। और जितने भी एजेंट्स है, यानी कि एजेंट की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैनेजर्स हैं आपके एजेंट की तरह काम करते हैं। यानी कि इस थ्योरी के अंदर जब आप लोग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो आपको समझ जाना है वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर होल्डर्स, और जब भी आप लोग एजेंट की बात करेंगे तो आपको समझ जाना है हम लोग मैनेजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा, एग्जैक्टली क्या रहेगा, किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा, इस चीज को कौन बताता है, आपका ये वाला थ्योरी बताता है, जिसको आप लोग एजेंसी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और शेयर होल्डर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे आपसे कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है, भाई बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल कौन होता है और एजेंट कौन होता है, हु इज द प्रिंसिपल एंड हु इज द एजेंट इन द थ्योरी, ठीक है, या आप कह देंगे एजेंसी थ्योरी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बातों को ध्यान रखना। अब समझिए यहाँ पे ये थ्योरी है, एक्सप्लेन करती है प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को। अब आगे देखिएगा, ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द कंट्रोल इन मॉडर्न कॉर्पोरेशन, यहां पे ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द सेपरेशन, किसका सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पे ओनरशिप का सेपरेशन हो रहा है एंड द कंट्रोल का सेपरेशन हो रहा है, किसके अंदर, मॉडर्न कॉर्पोरेशन, मैनेजर्स मे एक्ट इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। माने कई बार क्या करते हैं, मैनेजर्स हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बिहा पे एक्ट करते हैं रादर देन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है उसको साइड में रख करके, और कई बार क्या होते हैं जो आपके आज के टाइम में जो मैनेजर्स हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बिहा पे काम करते हैं। इसी को क्या बोलते हो, इसी को आप लोग बोलते हो एजेंसी शेयर होल्डर थ्योरी। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अलग अलग होते हैं। आपका जो आपके शेयर होल्डर है उनका अलग जो आपका कंट्रोल और ओनरशिप होता है, और जो मैनेजर है उनका अलग मामला होता है। और इसी डिफरेंस, इसी सेपरेशन की वजह से मैनेजर जो लोग होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं रेदर देन किसके ऊपर, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं करते हैं। ये क्या कहता है, ये कौन कहता है, ये आपका ये वाला थ्योरी कहता है, जिसको आप लोग कहते हो एजेंसी या शेयर होल्डर थ्योरी, ठीक है। तो जब भी आप लोग कोर प्रपोजिशन की बात करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के आना है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इस थ्योरी के अंदर बहुत सारी अजम्पशन रहेंगी। अजम्पशन क्या होती है, जितने भी इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल का मतलब हर एक व्यक्ति की बात हो रही है। अब इंडिविजुअल के अंदर मेजरली हम लोग टारगेट तो आपके मैनेजर्स को ही करेंगे ना, इस बात को आपको समझना है, क्लियर। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, मैनेजर्स की बात करने वाले हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो रेशनल होते हैं, यानी कि उनके पास तर्क होता है, वो यानी कि आपके तर्क के साथ सोच सकते हैं, अलॉन्ग विद उनका अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ये अजम्पशन है इस थ्योरी का कि जितने भी लोग हैं सबके पास रेशनलिटी होती है, सोचने की क्षमता होती है, वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, प्लस में उनका अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ये पहली अजम्पशन रहेगी। और दूसरी अजम्पशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैनेजर्स में परस्यू, मैनेजर्स क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं पर्सनल गोल को। याद रखिएगा यहाँ पे किसको परस्यू कर सकते हैं, पर्सनल गोल को, सच एज ए हायर कंपनसेशन, यानी कि जैसे उनको ज्यादा कंपनसेशन चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, या ज्यादा जो भी सिक्योरिटी चाहिए। यानी कि ये जो थ्योरी है ये मान के चलती है हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी रैशनैलिटी होती है, हर एक इंडिविजुअल के पास अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। और ये थ्योरी कहती है मैनेजर्स अपने आप में परस्यू कर सकते हैं पर्सनल गोल्स को, सच एज हाई कंपनसेशन, मोर कंपनसेशन, पावर और ए जॉब सिक्योरिटी। एंड तीसरी जो यहाँ पे अजम्पशन रहेगी वो रहेगी इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक एग्जिस्ट बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजर। ये भी काफी अहम मुद्दा है कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास है ना और जो इंफॉर्मेशन आपकी ओनर के पास है वो एसिमेट्रिक हो सकती है। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आपकी एसिमेट्रिक हो सकती है। सर इसका क्या मतलब है, एसिमेट्रिक का मतलब होता है अनइवन, सेम इंफॉर्मेशन का ना होना, ठीक है ना। सिमेट्रिक का मतलब सेम होता है, एसिमेट्रिक का मतलब जुदा जुदा अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। और इसी की वजह से यहाँ पे होता क्या है, कई बार मैनेजर्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बिहा पे डिसीजन ले लेते हैं
है एज कंपेयर टू द जो आपका इंटरेस्ट होता है किसका, शेयर होल्डर का। और यही कौन कहता है, ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई है, ये आपकी एजेंसी या शेयर होल्डर थ्योरी के अंदर लिखी हुई है। तो यहां तक हमने समझा जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, एजेंसी या शेयर होल्डर थ्योरी रहने वाली है। कोर प्रपोजिशन के अंदर हमने समझा यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, एजेंट क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है, और कुछ की अजम्पशन है जिनके बिहाफ पे ये थ्योरी काम करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है आपका गवर्नेंस इंप्लीकेशन। ठीक है, आप लोग क्या कहने वाले हैं, गवर्नेंस इंप्लीकेशन। अब गवर्नेंस इंप्लीकेशन किस तरीके से होता है इस थ्योरी का, इसके अंदर कुछ पॉइंट आपको याद रखने। देखिए यहां पे हमें जो आपके मैकेनिज्म मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, यानी कि एजेंसी थ्योरी या शेयर होल्डर थ्योरी के अंदर हमें किसकी जरूरत होती है, मॉनिटरी मैकेनिज्म की जरूरत होती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कर लीजिए या ऑडिटर्स की बात कर लीजिए, इनकी हमें जरूरत होगी ही होगी, इसको आपको अपने ख्याल में रखना है। यहाँ पे देखिएगा परफॉर्मेंस लिंक्ड रेमुरेशन की भी यहाँ पे हमें एक तरीके से जरूरत होगी। अलोंग विद यहाँ पे शेयर होल्डर ओवरसाइट्स रहने वाला है। ये कुछ इंप्लीकेशन है जो किससे जुड़ी हुई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी हुई है। केवल और केवल याद करना है, ज्यादा इनको समझने के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप लोग बात करते हैं रेलिवेंसी की, तो रेलिवेंसी के अंदर ध्यान दीजिएगा, एजेंसी थ्योरी प्रोवाइड करती है फाउंडेशन। किसके लिए फाउंडेशन, ध्यान रखिएगा, ये क्या प्रोवाइड करती है, फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। किसके लिए, बोर्ड की इंडिपेंडेंसी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसके लिए, बोर्ड की इंडिपेंडेंसी के लिए। ये आपके एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन पॉलिसीज के लिए फाउंडेशन बनाती है और ऑडिट कमिटीज के लिए फाउंडेशन बनाती है। तो ये इसकी अपने आप में रेलिवेंसी रहने वाली है। तो कुछ कुछ बातें हैं जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एजेंडा रहेगा, जहां पर हमने समझा एजेंसी और शेयर होल्डर थ्योरी का अपना मीनिंग क्या होता है, कोर प्रपोजिशन क्या होती है, उसके अपने की अजम्पशंस क्या है हमने देखा, उसका गवर्नेंस इंप्लीकेशन क्या रहेगा और साथ साथ में इसकी रेलिवेंसी क्या रहेगी। इन मुद्दों पर मैंने आप सभी के साथ अभी क्लास में चर्चा की है। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी थी, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको जरूर याद करेंगे और अच्छे से अपने पेपर के अंदर लिख के आएंगे। अब बात करते हैं आपकी दूसरी थ्योरी की, तो दूसरी थ्योरी रहने वाली है स्टीवर्डशिप थ्योरी। ठीक है ना, आप लोग इसको क्या कहते हो, स्टीवर्डशिप थ्योरी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एजेंसी थ्योरी के अलावा एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव अगर कोई थ्योरी प्रोवाइड करती है तो कौन सी थ्योरी रहने वाली है, वो स्टीवर्डशिप थ्योरी रहने वाली है। इसको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। स्टीवर्डशिप थ्योरी प्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव व्यू, ध्यान रखिएगा, ये क्या प्रोवाइड करती है, एक अल्टरनेटिव व्यू प्रोवाइड करती है टू एजेंसी थ्योरी। किससे, एजेंसी थ्योरी से एक अल्टरनेटिव व्यू कौन प्रोवाइड करता है, आपका स्टीवर्डशिप थ्योरी प्रोवाइड करती है। अब समझते हैं इसका कोर प्रपोजिशन क्या रहता है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है मैनेजर्स आर स्टीवर्ड्स, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, मैनेजर्स को स्टीवर्ड कहा गया है। वहां पे मैनेजर्स क्या थे, एजेंट थे। लेकिन यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सर आप लोग स्टीवर्ड का मतलब बताइए इस थ्योरी के अंदर। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर स्टीवर्ड का मतलब है हमारे पास मैनेजर्स। तो मैनेजर्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, मैनेजर्स आपके स्टीवर्ड्स की तरह एक्ट करते हैं। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हु एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि किसमें एक्ट करते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट। लेकिन वो बेस्ट इंटरेस्ट किसका रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा। समझ में आया, यानी कि पिछली थ्योरी में मैनेजर्स कई बार क्या करते थे, वो सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहां पे वो सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टिविटी ना करके वो किसके साथ एक्ट करते हैं, वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्ट करते हैं एंड इट्स ओनर के साथ। समझ में आया, तो ये काफी अहम रिजल्ट यहां से निकल के आया है, आपको यहाँ पे लिखना है। समझ में आया, स्टीवर्डशिप मैनेजर यानी कि ये एक्ट करते हैं, किसकी तरह एक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्ट सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि आप लोग कहेंगे बेस्ट इंटरेस्ट, किसकी बात हो रही है, आपके बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एंड जो आपका ओनर है उनके इंटरेस्ट के साथ ये क्या करते हैं, उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। एंड आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, दे आर मोटिवेटेड बाय द अचीवमेंट। काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मैनेजर्स हैं वो अचीवमेंट से मोटिवेटेड होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस रादर देन द सेल्फ इंटरेस्ट। वहां पे क्या होता था, अगर आपको थ्योरी एजेंसी थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट याद है, तो यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स थे ना, यानी कि आप या फिर आप लोग कह सकते हैं मैनेजर का मतलब यहाँ पे क्या होता था, जितने भी एजेंट्स थे। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आप एजेंट्स की बात करें, जितने भी एजेंट्स थे ना वो कहीं ना कहीं आप लोग ये कह सकते हैं कि सर वो आपके मोटिवेटेड थे, किससे
मोटिवेटेड बाय द सेल्फ इंटरेस्ट। आप लोग क्या कह सकते हैं, वो किससे मोटिवेटेड थे, वो आपके सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड थे। लेकिन अगर आप लोग इस थ्योरी की बात करते हैं जिसको आप लोग स्टीवर्डशिप थ्योरी कहते हैं, तो यहाँ पे मोटा मोटा आप लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेट ना होके ये पर्टिकुलरली अचीवमेंट से, या फिर आप लोग कह दीजिएगा यस, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे अचीवमेंट से मोटिवेटेड होते हैं। अलोंग विद आप लोग क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी से मोटिवेटेड रहने वाले हैं। आगे आप लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस से मोटिवेशन रखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस जितनी भी होती है ना, उनसे क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। क्लियर है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका स्टीवर्डशिप थ्योरी और आपका जो एजेंसी थ्योरी या शेयर होल्डर थ्योरी है ना, स्टेक होल्डर थ्योरी, शेयर होल्डर थ्योरी नहीं है, सॉरी क्या है, शेयर होल्डर थ्योरी है, सॉरी। ठीक है ना, यानी एजेंसी थ्योरी और आपका स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर मेजरली मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस आता है, इसको आपको समझ के चलना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे, इस थ्योरी की भी कुछ अपनी अजम्पशन रहने वाली है। पहली अजम्पशन क्या है, मैनेजर्स आर ट्रस्टवर्दी एंड द एथिकल। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे मैनेजर्स हैं वो कैसे रहेंगे, ट्रस्टवर्दी रहेंगे, विश्वासु रहेंगे और एथिकल रहेंगे। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अलाइन विद द मैनेजरल गोल। वहां पे वो इंडिविजुअल गोल के ऊपर काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है प्लस में जो आपका उसका मैनेजर का जो गोल होता है वो अलाइन करता है, यानी कि दोनों एक ही गोल के साथ काम करते हैं और वो गोल किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, एक होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन डोमिनेट करता है एज द एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव। क्लियर है, यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन डोमिनेट करता है किससे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से, ये आपको थोड़ा सा सॉरी इंसेंटिव से, इसको आपको याद रखना है। समझ में आया? तो बुनियादी तौर पे आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा करके क्या क्या डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, जिनको आप लोग याद करके अपने पेपर के अंदर लिख के आ सके। समझ में आया? अब बात करते हैं गवर्नेंस इंप्लीकेशन। गवर्नेंस इंप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एम्पावर्ड मैनेजमेंट, यानी कि ये थ्योरी मैनेजमेंट को एम्पावर करती है, ये आपका कंट्रोल मैकेनिज्म के एम्फेसिस को रिड्यूस करती है, ये वाला पॉइंट आपको लिख के आना है, और ये यूनिफाइड लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं रेलिवेंसी। रेलिवेंसी के अंदर ये थ्योरी सपोर्ट करती है रिलेशनशिप बेस्ड गवर्नेंस को, ये थ्योरी सपोर्ट करती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन को, ये थ्योरी सपोर्ट करती है फैमिली ओन्ड एंड फाउंडर लीड फर्म को। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां से आपको काफी हद तक दोनों थ्योरीज के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। क्लियर है, एक में आपका अचीवमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस मोटिवेशन फैक्टर होता है, एक में खुद का इंटरेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर होता है, एक में जो आपका मैनेजर है वो खुद की जो इच्छाएं हैं, यानी कि आपका रेमुनेशन हो गया, पद हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, उनको ऊपर रखता है, एक में ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलाइन करता है उसके खुद के गोल के साथ। ठीक है ना, तो ये आपकी स्टीवर्डशिप थ्योरी रहेगी, एक एजेंसी थ्योरी रहेगी, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर बता रहा हूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वन ऑफ द डिफिकल्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपको लास्ट मोमेंट में काफी परेशान कर सकता है। चीजें आपको कई बार रीड करने के बाद समझ में आएंगी, कई बार वीडियोस को देखने के बाद मल्टीपल टाइम रिवाइंड करेंगे, जब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और काफी इजी लैंग्वेज में मैंने सारे नोट्स तैयार किए हैं, ताकि आप लोग बड़े प्यार से एक एक चीज को लिख करके मेमोराइज कर सकें और अपने एग्जामिनेशन के अंदर इनका बेनिफिट उठा सके। तो अभी तक हमने दो थ्योरी समझ ली है, एजेंसी थ्योरी को समझ लिया है, स्टीवर्डशिप थ्योरी को समझ लिया है, तीसरी थ्योरी क्या है, दैट इज द स्टेक होल्डर थ्योरी। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ना वो स्टेक होल्डर के ऊपर रहेगा। ये थ्योरी किसके ऊपर कंसंट्रेशन करेगी, स्टेक होल्डर के ऊपर कंसंट्रेशन करने वाली है। अब काफी बच्चों को ये दिमाग में रहता है कि सर स्टेक होल्डर के अंदर क्या आता है, यानी कि स्टेक होल्डर के अंदर क्या केवल स्टेक होल्डर होते हैं या कुछ और भी आता है। तो सबसे पहले इसी चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, स्टेक होल्डर के अंदर आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉयज भी हो सकते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि जितने भी आपके इंप्लॉयज रहेंगे। क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे, सर आपके जितने भी क्या है इंप्लॉयज हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, वो आपके स्टेक होल्डर के अंदर आते हैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग आपके कस्टमर्स को भी रख सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जितने भी कस्टमर्स है वो किसके अंदर आते हैं, स्टेक होल्डर्स के अंदर आते हैं। आपके क्रेडिटर्स भी किसके अंदर आते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स के अंदर
अंदर आते हैं। शेयर होल्डर का मतलब तो अपना लिमिटेड हो गया, जो भी कैपिटल जुटाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेक होल्डर का अपना एक मीनिंग होता है गवर्नेंट एंड द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट भी आता है। यानी कि पांचवें पे आप लोग क्या कह सकते हैं, सर आप लोग गवर्नेंट की बात करते हैं, आप सोसाइटी की बात करते हैं, और आप लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन सब का एम्फसाइज किया जाएगा, इन सब के ऊपर कंसंट्रेशन होगा। दैट्स व्हाई इस थ्योरी का नाम क्या है, स्टेक होल्डर थ्योरी है। और यहाँ पे देखिएगा, स्टेक होल्डर थ्योरी ब्रोडन द स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बियॉन्ड द शेयर होल्डर। यानी कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्कोप को किसके ब्रोडर लेके जाती है, किसके बियॉन्ड लेके जाती है, शेयर होल्डर्स के बियॉन्ड लेके जाती है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोर प्रपोजिशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेशन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ऑल स्टेक होल्डर्स। यानी कि किसी भी कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी हर एक स्टेक होल्डर के अगेंस्ट होती है। यानी कि चाहे वो आपका शेयर होल्डर हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपका क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो, सोसाइटी हो, या आप लोग कह सकते हैं आपका इन्वायरमेंट हो, हर एक के लिए एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कॉर्पोरेशन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेशन की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द स्टेक होल्डर, नॉट जस्ट द शेयर होल्डर। केवल शेयर होल्डर के अगेंस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कॉर्पोरेट सक्सेस डिपेंड ऑन द बैलेंसिंग, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप्स। क्लियर है, अगर आप लोग अपनी कॉर्पोरेट की सक्सेस को देखना चाहते हैं तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, किसके बीच में, इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स ग्रुप, अलग अलग जो स्टेक होल्डर के ग्रुप है उन सब के इंटरेस्ट के बीच में आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। समझ में आया। यानी कि यहाँ पे ये क्या कहता है, जैसे पिछली में क्या किया, पिछली में हम लोगों ने सबसे पहली थ्योरी थी एजेंसी या शेयर होल्डर। मेन मुद्दा कौन था, एक में प्रिंसिपल था, एक में एजेंट था। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने मैनेजमेंट की बात की थी और शेयर होल्डर की बात की थी। तो डोमिनेंट क्या हो गया, एक तो आपका मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट को हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला था, वो एजेंट की तरह बिहेव करता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और दूसरा क्या था, आपका शेयर होल्डर था। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। और यहाँ पे देखा था जो आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर जो आपका मैनेजर है वो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड रहता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड रहता है और कहीं ना कहीं वो इसी के साथ अपना काम करता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे स्टीववर्डशिप थ्योरी, तो स्टीववर्डशिप थ्योरी के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे जो मैनेजर है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट की बजाय ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, यानी कि सबसे पहले हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। ये अचीवमेंट से मोटिवेटेड रहता है, इस पे हमने चर्चा की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से मोटिवेटेड रहता है, इस पर चर्चा की। लेकिन जो आपकी तीसरी थ्योरी है शेयर होल्डर थ्योरी, इसने पूरा मामला बदल दिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कॉर्पोरेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर होल्डर के बियॉन्ड होता है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बियॉन्ड शेयर होल्डर्स होती है। इसको आपको याद रखना। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, बियॉन्ड शेयर होल्डर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमने इनको स्टेक होल्डर बोला। स्टेक होल्डर के अंदर ये सारी बातें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है शेयर होल्डर के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, सेम वही बातें जो मैंने वहां पे लिखी हुई है। अब बात करते हैं आपके गवर्नेंस इंप्लीकेशन की। तो यहाँ पे जो आपका CSR होता है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंप्लीकेशन होता है, एथिकल डिसीजन मेकिंग और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मामला पूरा यहाँ पे रहता है। ये आप लोगों को लिख के आना है। रेलिवेंसी के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हैं, दिस थ्योरी इज बेसिस फॉर द CSR प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि जो आपका CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके प्रोविजंस को अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ये बेसिस रहता है। ESG यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल एंड द गवर्नेंस फ्रेमवर्क के बेसिस पे काम करता है। और एक ये आपका इंक्लूजन कॉर्पोरेशन मॉडल भी आप लोग इसको बोलते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको सिर्फ ये समझना है क्या क्या बातें आपको लिख के आनी है अपने पेपर के अंदर, सो डेट कि आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी मानी जाती है ये। यहाँ पे आपको समझने के लिए काफी मल्टीपल टाइम्स चीजों को गो थ्रो करना पड़ेगा। समझ में, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। तो अभी तक हमने इन 3 थ्योरीज को अंडरस्टैंड कर लिया है। हम लोगों ने आपकी पहली थ्योरी, जिसको आप लोग एजेंसी थ्योरी या आप कहते हैं शेयर होल्डर थ्योरी, इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। हमने इनके बीच में फर्क भी देख लिया, दोनों के बीच में फर्क क्या होता है।
हमने स्टीवर्डशिप थ्योरी को समझ लिया है, हम लोगों ने स्टेक होल्डर थ्योरी को भी समझ लिया है। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं RDT, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मामला रिसोर्सेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग कहेंगे रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। तो रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी व्यूज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज ए मीन ऑफ सिक्योरिंग क्रिटिकल रिसोर्स। माने हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये थ्योरी क्या कहती है, जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, एज ए मीन ऑफ सिक्योरिंग क्रिटिकल रिसोर्सेज। जितने भी क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर करके चलना, ये किसका एजेंडा होता है, ये आपकी जो आपका RDT होता है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी। तो यहाँ पे आप लोग क्रिटिकल रिसोर्सेज को सिक्योर करने में ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यानी कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर सर्व एज ए लिंक बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्सटर्नल रिसोर्स एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। यानी कि सिंपल सा मुद्दा ये है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर है, उस ऑर्गेनाइजेशनल के सर्वाइवल के लिए, क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर्वाइवल के लिए, जो सर्वाइव कर चुकी है उसकी ग्रोथ के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमें दो चीजों की जरूरत रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए माय डियर फ्रेंड्स किनकी जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। तो ये थ्योरी कहती है इन रिसोर्सेज के लिए, और यहाँ पे एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में लिंक का काम कौन करता है, आपका BOD करता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। ये बात आपका कोर प्रपोजिशन के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप की रिसोर्सेज की बात करते हैं तो देखिए, कैपिटल हो गया और फिनांस हो गया, ये पहला की रिसोर्स है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, कैपिटल की बात करते हैं आप, और आप लोग किसकी बात करते हैं, आप फिनांस की बात करते हैं, या फाइनेंस जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या रहेगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी, किसी भी कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए केवल इतना काफी नहीं होता है, हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट की जरूरत होती है। अगर आप लोग चौथे नंबर की बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग इसको समझ सकते हैं, आप लोग कहेंगे ये क्या रहेगा आपका पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट, ये भी किसके अंदर आएगा, की रिसोर्सेज के अंदर आएगा। और मार्केट एक्सेस, मार्केट का एक्सेस भी किसके अंदर आएगा, की रिसोर्सेज के अंदर आएगा। इन सब के बीच में लिंक का काम कौन करता है, आपका पर्टिकुलर जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है वो करते हैं। अगर आप लोग गवर्नमेंट इंप्लीकेशन की बात करेंगे तो क्या क्या लिख के आएंगे, स्ट्रेटेजिक एंड द बोर्ड कंपोजिशन, उसके बाद इंक्लूजन ऑफ द एक्सपर्ट एंड द प्रोफेशनल इंटरलॉकिंग डायरेक्टरशिप आप लोग लिखेंगे। रेलिवेंसी के अंदर क्या क्या लिखना है, व्हाई कंपनीज अपॉइंट इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट, और आगे आप लिखेंगे वही आपका स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग वगैरह, ये 2 पॉइंट आप लोग लिख देंगे तो मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे रहने वाला है। समझ में आया? वैसे जितना मैंने आपको करा दिया ना, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर आकर के आपकी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से बना लेना है, याद करने का काम रहेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर याद करने का काम रहेगा। जितने भी रिसोर्सेज मैं आपको दे रहा हूं उन सबको फॉलो कीजिए। मेरी कोशिश है चीजों को मैं थोड़ा आप सभी को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपके दिमाग में चीजें रह जाएं, आपको डिफरेंस समझा पाऊं, ताकि आप लोग पेपर के अंदर इसका बेनिफिट उठा सके। वैसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थ्योरी मानी जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, मैंने पहले भी आपको बताया है। अब आप बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के। हम बात करने वाले हैं MST की, यानी कि आप लोगों का एक थ्योरी रहता है जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन क्या है, MHT, यानी कि मैनेजरल हेजीमोनी थ्योरी। ठीक है, आप लोग क्या कहते हैं, मैनेजरल हेजीमोनी थ्योरी। अब यहाँ पे थ्योरी क्या कहती है, MST आर्ग्यू दैट in modern corporation टॉप मैनेजमेंट डोमिनेट्स द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। यानी कि यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका टॉप मैनेजमेंट है किसी भी मॉडर्न कॉरपोरेशन के अंदर, वो डोमिनेट करता है किसको, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को। हालांकि किसी भी कंपनी के अंदर कुछ भी होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके कंधों पर होती है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के ऊपर होती है। लेकिन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, टॉप मैनेजमेंट डोमिनेट कर लेता है, ये इसका अपना
पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यहाँ पे देखिएगा, रिड्यूसिंग द बोर्ड्स रोल टू द लार्जली सिंबॉलिक और द सेरिमोनियल वन, यानी कि यहाँ पे जो आपका बोर्ड्स के रोल है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का रोल है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है। ऑल्दो लीगली द बोर्ड्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्निंग द कंपनी, मैंने बताया था यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे होती है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बोर्ड के, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड के ऊपर होती है लीगली। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे होता यह है कि यहाँ पे जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डोमिनेट करता है। इन प्रैक्टिसिंग रियल पावर लाइज बिटवीन द प्रोफेशनल मैनेजर्स। क्लियर है? अच्छा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द थ्योरी वाज प्रोमिनेंटली आर्टिकुलेटेड बाय द मैके इन 1971 हु ऑब्जर्व दैट बोर्ड्स ऑफन फेल टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट डिसीजन, यानी कि कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट डिसीजन को लेने में बोर्ड्स ऑफनली फेल हो जाते हैं, एक्सरसाइज करने में इफेक्टिव डिसीजन को। ये सबसे पहले 1971 में मैके ने इस चीज को नोटिस किया था। ये आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। अब बात करते हैं कोर प्रपोजिशन की। तो कोर प्रपोजिशन के अंदर क्या क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख दीजिएगा। द थ्योरी होल्ड्स दैट मैनेजर कंट्रोल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि मैनेजर कंट्रोल करते हैं किसको, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को। एंड द बोर्ड्स डिपेंड हैविली ऑन द मैनेजमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन, बोर्ड्स डिपेंड करता है हैविली किसके ऊपर, मैनेजमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन। एंड डायरेक्टर लैक टाइम, एक्सपर्टीज एंड द इंडिपेंडेंसी। एज ए रिजल्ट बोर्ड्स रेयरली चैलेंज मैनेजरल डिसीजन, ठीक है, जिसकी वजह से बोर्ड्स क्या करता है, रेयरली चैलेंज करता है मैनेजरल डिसीजन को। दस द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिकम द मैनेजमेंट ड्रिवन रेदर देन द बोर्ड ड्रिवन, यानी कि ये क्या कह रहा है, जो आज के टाइम में जो मैनेजमेंट है ना वो क्या बन गया, सॉरी, जो आपका गवर्नेंस है वो क्या बन गया, मैनेजमेंट ड्रिवन बन गया है। होना क्या चाहिए, इसको बोर्ड ड्रिवन होना चाहिए, यानी कि जो डोमिनेंसी कहीं ना कहीं लीगली बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास होनी चाहिए वो किसके ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। बात ये थ्योरी कहती है, जिसको आप लोग एमएसटी के नाम से जानते हैं। कुछ अजम्पशन है जिनको आप लोग पेपर में लिख दीजिएगा। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो गया, पैसिव बोर्ड हो गया, मैनेजरल कंट्रोल ओवर द बोर्ड कंपोजिशन एंड द लीगल अथॉरिटी वर्सेस द एक्चुअल पावर, यानी कि कानूनी तौर पे क्या है और एक्चुअल में क्या होता है। ये कुछ अजम्पशन है जो लेके चलनी पड़ेगी इस एमएसटी के अकॉर्डिंग। और गवर्नेंस इंप्लीकेशन एंड दिस थ्योरी एक्सप्लेन अकरेंस ऑफ द, इन पर तमाम चीजों को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट है, कुछ मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे समझाने वाली बात नहीं है। हाँ, नोट्स की जरूरत है तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इस सेशन की जो पीडीएफ है माय डियर फ्रेंड्स आपको कहां पे मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, आपका डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। इस सेशन का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, न केवल इस सेशन का बल्कि आने वाले तमाम सेशन का पीडीएफ आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये सेकंड चैप्टर था जिसको आपको अच्छे से याद करना है, बनाना है, ताकि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर यहां से आने वाले सवालों को बड़े प्यार से टैकल कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या समझा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन हमने समझी, पांचों थ्योरीज को अच्छे से डिकोड किया है, क्या क्या लिख के आना है, क्या क्या बातें जरूरी है, इन तमाम मुद्दों पर मैंने आप सभी के साथ चर्चा की है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।